आज मधेपुरा आया हूं। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। बाबा सिंहेश्वर के यहाँ माथा टेक कर उनका आशीर्वाद लेकर प्रसन्नता हो रही है। एक दो गांव भी हो आए, एक दो सभाएं भी सुबह से हम लोगों ने मधेपुरा में कर लिया और देख के अत्यंत संतोष हो रहा है कि जो मैंने कटिहार में देखा, जो मैं अपने पूर्णिया में देखता हूं, जो मैंने सहरसा में देखा, वही मुझे मोटे तौर पे मधेपुरा में भी देखने को मिल रहा है कि लोगों में जन सुराज के प्रति एक उत्सुकता, एक विश्वास, एक उम्मीद वो जागी हुई है। ये कह देना कि हमने सब कुछ कर लिया है, ये अतिशयोक्ति ही नहीं, बिल्कुल गलत होगा। हम लोग पूरे दमखम से, हमारी संगठन, जन सुराज से जुड़े हुए लोग और सबसे बड़ी बात, समाज में जो जन सुराज के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, चाहे वो औपचारिक रूप से जन सुराज में उनकी भागीदारी नहीं भी है, ऐसे लोग, सभी लोग, हम लोग लगे हुए हैं मुस्तैदी से कि चुनाव आते आते हम अपने सभी लोगों के कान में 2 बार जन सुराज की बात जरूर पहुंचा दें। और मुझे यकीन है कि आने वाले चुनाव में जन सुराज को बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और बिहार के लोग अत्यंत ही प्रसन्न होंगे कि उनके ये अथक प्रयास से जो बिहार में बदलाव की वो कल्पना कर रहे हैं, उसको उन्होंने साकार कर लिया। कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछिए। जब आप आज गांव में गए, सभी जगह किस तरह से आपको प्यार मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और क्या सुनने को मिल रहा है? देखिए, ये कोसी क्षेत्र है। यहाँ मेरी पहचान लोगों के बीच सिर्फ कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जन सुराज पार्टी के तरह से नहीं है। मुझे कोसी के लोग अपने घर के बच्चे की तरह या बुजुर्ग की तरह जानते हैं। बहुत लंबे काल से हम लोगों का पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा का एक लगाव रहा है। अनेकों गांव में मेरे रिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं। अनेकों गांव में लोगों का आना जाना हमारे यहाँ हुआ है। इसलिए जहाँ तक प्यार और सम्मान की बात है, वो तो जितना बोलूं वो कम है। बहुत ही प्यार मिला है। सर, जिस तरीके से प्रशांत जी बिहार के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, भीड़ उमड़ कर आ रही है, क्या लगता है जो भीड़ है वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। भीड़ और वोट का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि देश के गिने चुने बड़े रैलियों को आयोजित करने में अपने नेताओं के लिए मैंने वो किया है। मैंने खुद एक वेदना प्रदर्शन पूर्णिया में किया था। जो लोग कहते हैं कि सीमांचल में उससे बड़ी सभा कभी हुई नहीं है, लेकिन भीड़ वोटों में तब्दील हो जाए, ये गलत धारणा है। भीड़ वोट में कब तब्दील होती है, वो भीड़ क्यों आई है, ये बहुत जरूरी है। वो भीड़ कैसे आई है, वो बहुत जरूरी है। और वो भीड़ क्या ग्रहण करके जाती है उस सभा से, ये भी उतना ही आवश्यक है। मुझे लगता है कि प्रशांत जी को सुनने वाले जो लोग हैं, वो प्रशांत जी को देखने के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि प्रशांत जी किसी बड़े पद पे नहीं बैठे हुए हैं। कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई बड़े मंत्री नहीं है। प्रशांत जी हैं। और उनको सुनने के लिए कोई पैदल चल के या कोई परेशानी उठाकर आए, वही व्यक्ति आएगा जिसको शौक हो कि सुनने का कि वो क्या कहते हैं। जब वो बोलने लगते हैं तो आप उनकी सभाओं में, अक्सर मैंने देखा है यूट्यूब के माध्यम, उनकी सभा में मैं गया नहीं हूं अभी तक, लेकिन मैंने देखा है कि धीरे धीरे जो भीड़ है उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है। और जब तक सभा समाप्त होता है, भीड़ उत्साहित हो जाती है। भीड़ में एक उत्साह जो उसके आने के समय में नहीं था, वो उत्साह दिखने लगता है। अगर इन तीनों बातों को साथ में जोड़कर देखा जाए
तो ऐसा लगता है कि ये भीड़ जो आ रही है, इसमें से अधिकांश लोग ये मन बनाकर जा रहे हैं कि उन्हें जन स्वराज के साथ मिलना है, उसका सहयोग करना है, और ऐसे में मैं समझता हूँ वो वोटों में तब्दील होगी। तीन मुख्य बड़ी पार्टियां, दो रीजनल और एक नेशनल पार्टी आपके सामने है। तीनों आपके लिए बड़ी चुनौती खड़ा कर सकती है, तो किसे आप प्रतिद्वंदी मानते हैं? मैं गिनती मेरी मैं कंफ्यूज हो गया। 2 रीजनल 1 नेशनल नहीं है भाई, 2 रीजनल और 2 नेशनल हैं। अगर आप गठबंधनों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने अभी तक अपना नेशनल स्टेटस अपना कांग्रेस ने नहीं खोया है। चलिए आपका प्रश्न का उत्तर दे दूं, हमारे लिए इन दोनों घटक, ये दोनों अलायंसेस में से कोई भी चुनौती नहीं है, क्योंकि हम इनकी एग्जिस्टेंस को ही नहीं मान रहे। ये बिहार में है, हम इसको मान ही नहीं रहे, ये हमारे सोच के अलग है। हम लोग आए हैं अपनी जनता से बात करने, हमें ना बीजेपी के घटक से मतलब है, ना कांग्रेस के घटक से मतलब है, ना आरजेडी, ना जेडीयू, हमें कोई मतलब ही नहीं। हम अपनी संवाद सिर्फ अपने लोगों से कर रहे हैं और अपने लोगों को समझा रहे हैं। अगर हमारे लोगों को समझ आ गया कि उनके हित में क्या है और वो हमारा हिस्सा बनना चाहें, तो बिहार में परिवर्तन हो जाएगा, बिना इसके चिंता किए हुए कि बीजेपी का कौन लड़ रहा है, जेडीयू से कौन लड़ रहा है और आरजेडी से कौन लड़ रहा है। हमें उधर देखना ही नहीं है, वो समय की बर्बादी है हमारे लिए। आपने बोला कि एग्जिस्टेंस नहीं मानते हैं। कुछ पार्टियां 20 साल, 25 साल है, कुछ 30 साल है, कुछ 40 साल है, कुछ 1.5 साल प्लस की है। देखिए ये वही बात है जिससे जाति को जोड़ा जाता है ना। लोग अभी तक जन्म से जाति को जोड़ देते हैं। अगर मैं जिस खानदान में पैदा हुआ, मैं जीवन भर उसी जाति का रहूंगा। तो ये एग्जिस्टेंस में बहुत पहले आए थे। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी है, हमारे बाप दादा के जमाने से पहले की पार्टियां कर्म से जानी जाती है। जो मैंने कहा कि मैं इन पार्टियों का एग्जिस्टेंस नहीं मानता, मैं इसलिए नहीं मानता कि इन्होंने जो किया है उसकी तरफ अगर उल्टा के देखेंगे तो सिवा इनके लिए घृणा, और ये शब्द को मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, इनके लिए घृणा उत्पन्न होती कि इन्होंने सब कुछ जानते हुए, सब चीज का रास्ता रहते हुए, इन्होंने बिहार के साथ जो किया है वो घृणित काम किया। और 2-3 चीजें और साफ कर दो, जेडीयू के लोग, एनडीए के लोग, नीतीश कुमार जी बहुत आराम से लालू जी के जंगल राज की तरफ उंगली कर देते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। लालू जी को जरा खड़े होकर जवाब देना चाहिए, नीतीश जी को खड़े होकर जवाब देना चाहिए। माफ कीजिएगा, लालू जी के समय बिहार की फिस्कल कैपेसिटी क्या थी? फिस्कल कैपेसिटी का मतलब यहां के बजट का क्या आकार था? नीतीश जी के समय में क्या है? आज वो अपनी पुल दिखा देते हैं और कहते हैं कि लालू जी के समय में नहीं बना। अरे लालू जी के समय में पैसा कितना उपलब्ध था? मेरी मां सांसद थी 1980 से लेके 1990 तक। उन्हें, आपको मालूम है, यकीन होगा आपको कि एक सांसद के रूप में, लोकसभा के सांसद होने के रूप में, उन्हें सिर्फ साल में 5 किलोमीटर रोड अनुशंसा करने के लिए मिलता था एक सांसद को। ये अलग बात है कि उस समय के बने हुए रोड शायद अभी भी चल रहा है, वो गुणवत्ता वाली बात आ गई, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन हमारा देश एक बहुत ही आर्थिक मामले में गरीब स्थिति से बढ़कर आज इस स्थिति में आया है कि कुछ कुछ लोग अति उत्साह में हमें चौथी या पांचवी दुनिया की अर्थव्यवस्था बना देते हैं। लेकिन वो बहस एक अलग बहस है कि ये कितनी झूठी और खोखली बातें हैं। लेकिन नीतीश जी के पास वो सब कुछ उपलब्ध था और उन्हें वो तरीका आता था। क्यों आता था तरीका? क्योंकि 2005 से 2009, 10 नहीं, 10 में उनका चुनाव हो गया था फिर से। 2005 से 2009 4 वर्षों में जो उन्होंने बिहार में किया है, मैं उनका आज आलोचक हूं। मैं उनका सबसे बड़ा उस समय में उन 4 वर्षों के लिए प्रशंसक था। बिहार में उन्होंने ऐसी परिवर्तन की थी जिसके लिए इतिहास में जरूर किसी कोने में यह बात लिखी जाएगी। हाँ, उसके बाद उन्होंने इन 11 वर्षों में बिहार के साथ क्या किया है जिससे घृणा उत्पन्न होती है, वो जग जाहिर है, सबके सामने। सर एक सवाल है, जिस तरीके से प्रशांत जी लोगों के बीच जा रहे हैं, अन्य पार्टियां भी लोगों से वार्ता कर रही है, लेकिन जनता किसके विश्वास करे? कैसे उनको चुनाव से पहले आप उनके दिल की बातों को जीत पाएंगे?
हम बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहते। आपका बहुत अच्छा, बहुत प्रासंगिक प्रश्न है। प्रासंगिक इसलिए है कि 30 वर्षों से मोटे तौर पे अन्य पार्टियां भी उन्हीं पांच छह चीजों को दोहराती रहती है। नीतीश जी को याद कीजिए, 2005 में उनका न्याय यात्रा निकला था। वो न्याय यात्रा का पहला मुद्दा था, खैर जंगल राज से वो बोलते रहते हैं, वो रटा हुआ है उनको, लेकिन उनका पहला मुद्दा था हम पलायन रोकेंगे। 20 वर्षों के बाद पलायन बढ़ गया। ये क्या दिखलाता है? या तो आपकी नीयत नहीं थी, या आपको पता ही नहीं कि उसको कैसे रोकना है। तो इसलिए हम लोग, आपने जो पूछा कि जनता कैसे विश्वास कर ले, हम तो कह ही नहीं रहे जनता को अब कि हम पे विश्वास करो। हम तो घूम फिर के जनता को ये कह रहे हैं अपने आप पर विश्वास करो और अपने लिए किसी चीज की दुआ करो, अपने लिए किसी चीज की मांग करो, अपने बच्चों की तरफ देखो। पार्टी का नाम, जाति का नाम, किस नेता को तुम पसंद करते हो, कौन सा नेता क्या आके यहाँ फड़िया मार रहा है, झूठ बोल रहा है, उसकी तरफ ना देखकर मुड़कर अपने बच्चों की तरफ देखो, अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ देखो, अपने पत्नी की तरफ देखो, अपनी दुख तकलीफ को सुनो। जन स्वराज क्या तुम्हें कहना चाह रही है वो सुनो, क्योंकि जन स्वराज मूलतः अभी भी एक अभियान है। पार्टी इसलिए कि पार्टी चाहिए, नहीं तो वोट लोग किसमें देंगे, अभियान को कैसे वोट दे देंगे। लेकिन हम मूलतः एक अभियान है। हम बिहार के लोगों को ये बतलाना चाहते हैं कि उठो भैया, जागो, देखो। और मुझे लगता है कि जब वो जागेंगे तो अपने आप पे तो विश्वास करेंगे ना। इसलिए हम मेरा आखिरी सवाल लीजिए सर। मेरा सवाल ये है कि राजद और कांग्रेस कहती है कि जन स्वराज पार्टी AIMIM की तरह बीजेपी की बी टीम बन के रहेगी, इस पर क्या? कुछ दिन पहले तक मैं ऐसे उलट सब प्रश्नों का जो वो पूछते हैं आप नहीं पूछे, इसका जवाब नहीं देना मैंने बंद कर दिया है। समय की बर्बादी है। पूछने वाले को जो आईने के सामने खड़े होकर देखना चाहिए कि वो जो सवाल पूछता है उसमें कोई दम है। कोई आदमी, या अब तो कोई आदमी नहीं, अब तो लाखों लोग पैदल पैदल चलकर गांव गांव में घूम रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, किसी की बी टीम होने के लिए। और वो गणित बताएं। हमने तो कहा है कि हम 243 सीटों पे लड़ेंगे। आपने जितने दलों का नाम लिया, किसी में तो ये दम नहीं है कि वो 243 सीट लड़े। तो वो कोई गणित बता दे कि हम ऐसे कैंडिडेट, ऐसे उम्मीदवार खड़े करेंगे उन 243 सीटों पे जो गिन गिन के बीजेपी की वोटों को छोड़ देगा और यूपीए की वोटों को काट लेगा। कोई ऐसी गणित उनको हो तो वो बताएं, क्योंकि फिर तो उसमें शोध होगी। तो इसलिए ये फजूल की बातें हैं। डर उनका बोल रहा है, उनका शर्म उनको बोलने नहीं दे रहा, उनका डर उनसे ये बुलवा रहा है। इन बातों का कोई महत्व नहीं। सर, आप बिहार के पूर्णिया से आते हैं, एक सवाल है, जिस तरीके से बिहार में चुनाव काफी नजदीक होता है, ऐसे में जो जाति बातचीत बहुत ज्यादा वो होता है, तो ऐसे में कैसे उन चीजों को आप फेस कर पाएंगे? ये बहुत लोगों ने पूछा है। मेरे ख्याल की उचित प्रश्न है कि बिहार जातिवाद में घिरा हुआ है, लेकिन बिहारियों की आदत है अपने आप को ज्यादा दोष देने का। बिहारी थोड़ी घिरा हुआ है, पूरे देश में जातिवाद है। गुजरात में नहीं है क्या? तमिलनाडु में नहीं है क्या? आंध्र प्रदेश में नहीं क्या? सब जगह है, हमारे यहाँ भी है। लेकिन इसमें जन स्वराज को क्या परेशानी है? आप अगर हमारे कार्यकर्ताओं से, सामान्य कार्यकर्ताओं से मिल लेंगे और उनसे अगर पूछ लेंगे, उनकी जाति पूछ लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा। भाई हर जाति में अच्छे लोग हैं ना, तो मुझे किसी अमुक जाति का ही व्यक्ति को देना है टिकट किसी कारण से, उस जाति के अच्छे लोग को हम टिकट देंगे, दिक्कत कहाँ है? सर एक बात और है, सवाल आपने ही बोले हैं कि हमारे स्वराज पार्टी के प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है, फिर यह अभियान के तहत अर्थव्यवस्था कहाँ से होती है? मैं समझा नहीं, प्रश्न ही नहीं समझा जी, प्रश्न समझा ही नहीं मैं। आपका कहने का मतलब यह है कि प्रशांत किशोर अगर प्रधानमंत्री नहीं बने और मुख्यमंत्री भी नहीं बने तो अर्थव्यवस्था कैसे ठीक हो जाएगी? अब समझ में आए आपके प्रश्न। देखिए, ये नीतियों से अर्थव्यवस्था बनती है, व्यक्ति से नहीं बनती है। ये 2014 के बाद आदत पड़ गई है कि कोई 56 इंच का सीना, कोई 44 इंच का सीना लेके कहता है मैंने कर दिया। मैं कोई नहीं होता। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मैं नहीं चाहिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नीति चाहिए और नीयत चाहिए। न इन लोगों की नीति है, न इन लोगों की नीयत है। इसलिए प्रशांत जी मुख्यमंत्री बने ना बने, प्रधानमंत्री बने ना बने, उदय सिंह कुछ बने ना बने, उससे जो चीजों की हम बात कर रहे हैं उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये जन स्वराज पार्टी के नीतियों में
निर्धारित होगा कि ऐसे चलना है और वैसे चलेगा, निश्चिंत रहिए।